नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 9वीं कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक में रचना विभाग के अंतर्गत इस तीसरे भाग के वीडियो में रचना विभाग के प्रश्न पत्र के तीसरे प्रश्न निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। कृति पत्रिका के प्रश्न 4A में निबंध लेखन के लिए निबंध के 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के कोई भी विषय दिए जाएंगे। याद रखिएगा, 5 प्रकार में से सिर्फ 3 प्रकार के विषय दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना है। पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार कुछ यूँ हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है विचारात्मक। खासतौर से वे बच्चे जिनकी भाषा पर अधिकार है, जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, उनके पास वोकैब अच्छी हो, शब्द संपदा अच्छी हो, मुहावरेदार भाषा हो, ऐसे लोग विचारात्मक निबंध अवश्य लिखें। कल्पना प्रधान, ये लाखों या हजारों में कोई एकाध बच्चा होता है जिसका कल्पनात्मक निबंध विषय के अनुरूप रंग लाता है। यानी ये लिखने में सभी को आसान लगता है, लेकिन निबंध पूरा होने के बाद आप जब मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि कल्पनाओं में रंग भर के उसको उत्तर पुस्तिका में उन कल्पनाओं को, उन विचारों को शब्दों की शक्ल पहनाकर जब पन्ने पर साकार रूप देते हैं तो वह कहीं अधूरे से लगते हैं, क्योंकि बच्चों आपके पास वो शब्द संपत्ति नहीं होती, वो शब्द कौशल्य नहीं होता। आप सीमित शब्दों के साथ उत्तर लिखते हो। तो एकाध कोई बच्चा होता है जिसके पास ये अथाह शब्द संपत्ति होती है, जो सोच रहा है, जो कल्पनाएं कर रहा है विषय के अनुरूप, उसको अपनी धारा प्रवाह भाषा शैली में लिख पाएं। एक आध कोई बच्चा होगा जो ये लिखने में सफल होता है। तो इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष ये है कि कल्पनात्मक निबंध बच्चे लिख तो लेते हैं, सहज लगता है, लेकिन अंक इसमें अच्छे नहीं मिलते। तो कोशिश कीजिए कि आप इससे बचें, या आप लिखते हैं तो फिर इसके लिए जी जान से मेहनत कीजिएगा। आत्मकथनात्मक, जनता की पहली पसंद आत्मकथा। कृति पत्रिका में इनमें से 3 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को उनमें से अपनी पसंद के केवल एक निबंध को लिखना है और इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो आइए देखते हैं उन 5 प्रकारों को। पहले हम देख लेते हैं कि निबंध लिखने में ध्यान देने योग्य बातें क्या है। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे पहले निबंध की रूपरेखा, विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा आउटलाइन तैयार करनी चाहिए, लिखकर नहीं, सोचकर। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाजा आपको लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को हटा दीजिए, निकाल दीजिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए, विषय की व्याख्या देकर। निबंध प्रारंभ करने से निबंध नीरस, उबाऊ, बोझिल सा प्रतीत होता है। किसी उदाहरण, चुटकुले, कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। निबंध के मध्य भाग के मुद्दों, पॉइंट्स को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट सुलझे हुए हों। निबंध को विषयांतर यानी विषय से भटकना और पुनरुक्ति, दोहराव, रिपीटेशन, इस दोष से बचना चाहिए। ये दोष हैं, विषय से भटकना नहीं है और बार बार दोहराव नहीं होना चाहिए, विचारों में भी और पैराग्राफ में भी। निबंध का अंत, जितना प्रारंभ आकर्षक होता है उतना ही अंत भी आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त, छोटा और भावपूर्ण होना चाहिए। निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए। अलंकार, पैराग्राफ होने चाहिए। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, तुलना आदि के प्रयोग से निबंध का सौंदर्य, उसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर उचित ढंग से होना चाहिए।
वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। शब्दों की वर्तनी यानी स्पेलिंग शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क का यथास्थान उचित स्थान पर प्रयोग करना जरूरी है। भाषा व्याकरण सम्मत, व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। लेखन शैली यानी भाषा विषय के अनुरूप सरल और प्रवाहमय यानी फ्लुएंट होनी चाहिए। धारा प्रवाह लिखें। आइए अब देखते हैं सबसे पहले समय बड़ा बलवान, विचारात्मक निबंध। बच्चों, ये परीक्षकों का पसंदीदा विषय है, बार बार इसे पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है। हाँ, टाइटल को थोड़ा अलग कर देते हैं, विषय वस्तु वही रहेगी लिखने के लिए। समय बड़ा बलवान, समय नियोजन, समय का महत्व, का वर्षा जब कृषि सुखाने, बीता समय लौट कर नहीं आता, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारे विषयों का महत्व एक ही है, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग, यही लिखना है। तो देखते हैं, समय की शक्ति से कौन परिचित नहीं है या कौन अपरिचित है। अब कौन, क के बाद औ की मात्रा याद रखिएगा। ओ की मात्रा लिखकर आप निबंध के प्रारंभ में ही अपने वर्तनी दोष का प्रदर्शन मत कर दीजिएगा। कौन अपरिचित है, प्रश्न सूचक चिन्ह। बड़े बड़े, अब जब शब्द रिपीट हुआ तो बीच में हाइफन याद रखिए। विजेताओं की भी समय के सामने एक नहीं चल पाई, यानी वे नाकाम रहे समय को अपना गुलाम बनाने में। समय के सामने वे बेबस रहे, मजबूर रहे। अच्छे अच्छों को चित्त करने, चित्त करना हराना, पराजित करना, शिकस्त देना। तो अच्छे अच्छों को चित्त करने वाले पहलवान समय के सामने खुद धराशायी हो गए, चित्त हो गए। बहुतों को शुभ मुहूर्त बताने वाले ज्योतिषी अपना अशुभ मुहूर्त न टाल सके। सचमुच समय के बल को, उसकी ताकत को कोई नहीं जान सकता। इसीलिए कबीर ने पल में परलय होए, संत कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुधिक करेगो कब। तो पल में परलय होए, परलय प्रलय सर्वनाश, इस्लाम में इसे कयामत कहा गया है, कहकर लोगों को आवश्यक कार्य आवश्यक कार्य समय रहते कर लेने की सुनहरी सलाह देते हैं। दूसरों का बल दिखाई देता है। देशों का सैन्य बल आंका जा सकता है, उनकी सेना की ताकत को हम पहचान सकते हैं। आजकल तो मिसाइल और बम सेना से अधिक बलवान हो गए, परंतु इनकी शक्ति को किसी न किसी तरह मालूम किया जा सकता है। समय की शक्ति तो इनसे भी परे है, इनसे भी अलग है, श्रेष्ठ है, बेहतर है। यदि समय से लड़ने की शक्ति होती तो सिकंदर महान विश्व विजय करने का सपना अपना अधूरा नहीं रखता। तो सिकंदर का विश्व विजेता बनने का, विश्व विजय करने का सपना अधूरा नहीं रह जाता। यदि वीर नेपोलियन बोनापार्ट समय से लड़ पाता तो सेंट हेलेना टापू के कारावास में नहीं मरता। यदि समय को जीतने की शक्ति होती तो हिटलर को पराजित होकर एकांत में, तन्हाई में मृत्यु को स्वीकार न करना पड़ता। अपने अपने क्षेत्र में वे विजयी हुए हैं जिनका समय ने साथ दिया। कहावत है, वक्त मेहरबान तो गदा पहलवान। सचमुच समय का साथ पाकर जर्रा नाचीज जिसका कोई महत्व न हो, धूल के कण जिसके जितनी महत्व हो, वो भी सितारा बन जाता है। परिवार को जिनसे कोई आशा नहीं थी, ऐसे कपूत भी समय का बल पाकर सपूत बन गए। कपूत नालायक पुत्र, सपूत अच्छे लायक बेटे। गुमनामी के अंधकार में जीने वाले प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। वास्तव में समय ही भाग्य और समय ही दुर्भाग्य है। समय ही उत्थान और समय ही पतन है। उत्थान राइजिंग, पतन विनाश, बर्बादी, ये परस्पर अपोजिट वर्ड है। समय झोपड़ी को राजमहल और राजमहल को झोपड़ी में बदल देता है। बलवान समय ने सबको जीता है, सब ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। समय का दुरुपयोग उसका विरोध करना है और समय का सदुपयोग ही उसकी महत्ता को स्वीकार करना है। इस निबंध में आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। फिलवक्त 4 अंकों के लिए यह पर्याप्त है, बशर्ते स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेरा गांव, स्पेलिंग याद रखिए बच्चे, गांव, गा पे अर्चंद्र बिंदी। यदि आपने शीर्षक लिखा मेरा गांव तो ये किसी अन्य भाषा में होगा और ये लिखने पर आपको टाइटल ही आपने गलत लिख दिया तो फिर आप सोचिए कैसे अच्छे अंक पाएंगे। ये जिस भाषा में लिखते हैं वहाँ लिखिए। हिंदी में गा पे अर्चंद्र बिंदी, गांव, गांव। वर्णनात्मक, मेरा गांव भारत के 7 लाख
लगभग 7 लाख गाँव में से एक हैं। यह इस देश के अन्य गांवों जैसा ही है। 5,000 की जनसंख्या वाले, आबादी वाले, पॉपुलेशन वाले इस गांव में बच्चों की संख्या अधिक है। बच्चों का शोरगुल और पक्षियों का कलरव, पक्षी जो चहचहाते हैं उनकी आवाज़ कलरव करना कहलाती है। गांव में सदा गूंजता रहता है। गांव के बीचों बीच ऊंची नीची और टेढ़ी मेढ़ी कच्ची सड़क बनी हुई है। सड़क के दोनों किनारों पर कच्चे पक्के छोटे बड़े मकान हैं। हर मकान के इर्द गिर्द यानी आसपास 1-2 पेड़ हैं। मेरा गांव छोटे बड़े कई मोहल्लों में बटा हुआ है। हर मोहल्ले के में एक कुआं है। कुआं, लगभग प्रत्येक कुएं के पास तुलसी का बिरवा है, बिरवा पौधा। मेरे गांव में अब जगह जगह पानी के नल लग रहे हैं। मेरे गांव के पश्चिम दिशा में एक पक्की सड़क गुजरती है। सड़क के दोनों किनारों पर कुछ दुकानें और मकान बन रहे हैं। वहां से तरह तरह के वाहन, व्हीकल आने जाने लगे हैं। तरह तरह, हाइफन, आने जाने, बीच में हाइफन लगा है, नहीं लगे हैं इसलिए हैं पे बिंदी। पक्की सड़क के पार छोटा पलाश वन, पलाश के पेड़ों का वन है। पोखरा और शिव मंदिर है। छोटा सा एक तालाब है, शिव मंदिर है। गांव के उत्तरी सिरे पर एक मस्जिद भी है। मेरे गांव में सभी जातियों, ती पहला, जाति कास्ट बहुवचन इसलिए यों, जातियों के लोग रहते हैं। प्रायः सभी खेती करते हैं। गांव के लोग हिलमिल कर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ते हैं पे बिंदी। पंचायत के चुनाव के समय उनके बीच थोड़ा बहुत दूरियां आ जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होता, परंतु वह शीघ्र जल्दी ही दूर हो जाता। अब मेरे गांव में शिक्षितों, पढ़े लिखों की संख्या बढ़ रही है। गांव में अब हाई स्कूल और एक कन्या पाठशाला भी है। गांव में सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता है। इस बाजार में बहुत से लोग आते हैं, बहुत हाइफन से आते हैं। इससे वहाँ काफ़ी चहल पहल, रौनक, लोगों का आना जाना लगा रहता है, चहल पहल रहती है। मेरे गांव के जो लोग देश के महानगरों और विदेशों में जाकर बसे हुए हैं, वे भी गांव में से किसी न किसी रूप में संबंध बनाए हुए हैं। गांव में एक दवाखाना, एक सरकारी दुकान और छोटे छोटे स्टोर खुल गए हैं। अब मेरा गांव शहर बनने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न, यदि संगणक कंप्यूटर न होता, कल्पना प्रधान। आज दुनिया संगणक के हाथ में है। आने वाला युग संगणक का युग होगा। संगणक मानव मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन की एक अद्भुत खोज है। इसे चमत्कारों का खजाना कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। अतिशयोक्ति होना हाइपरबोल स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो अतिशयोक्ति न होगी। बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है मतलब सच्ची बात है, काल्पनिक नहीं। आज मनुष्य की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जानने की इच्छा ने विज्ञान और तकनीक, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रांति की है, क्रांति हमेशा याद रखिए, क्रांति में ती पहला, हिंदी में क्रांति, शांति, हमेशा ती पहला, दूसरी ई अन्य भाषा में, हिंदी में नहीं। उसके केंद्र में संगणक का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हालत यह है कि संगणक मनुष्य का स्थानापन्न, मतलब मनुष्य को रिप्लेस कर रहा है, स्थानापन्न बन गया है। मनुष्य जटिल समस्याओं, मुश्किल न सुलझने वाली ऐसी लगभग असंभव समस्याओं का हल खोजने के लिए संगणक का मुंह जो होता है, मुंह देखता है, मतलब उससे मदद की उम्मीद रखता है। जो काम मनुष्य नहीं कर सकते वे सारे काम बिना त्रुटि, बिना गलती संगणक कर रहा है। संगणक आज हमारे दैनिक जीवन की अनिवार्य मैंडेटरी, कंपलसरी आवश्यकता बन गया है। यदि संगणक न होता तो रेल टिकट नहीं, हिंदी में टिकट, आरक्षण, रिजर्वेशन, टिकट बुक करवाते हैं, बुकिंग, तथा बैंकों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, लैबोरेटरीज, शोध, रिसर्च संस्थानों, अस्पतालों, विभिन्न कार्यालयों, पुस्तकालयों, लाइब्रेरी, खेल, विज्ञान, समाचार पत्रों, मुद्रण यानी छपाई, प्रिंटिंग, कला, विभिन्न चैनलों आदि का काम जितनी तेज़ी से हो रहा है उतनी तेज़ी से न हो पाता। आज के ज़माने में यह कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि संगणक न हो, बल्कि संगणक में नित्य नवीन, हर दिन नए नए शोध खोज हो रहे हैं और संगणक की नई नई पीढ़ियाँ आती जा रही हैं। पीढ़ियाँ बहुवचन इस तरह से लिखेंगे, जनरेशन्स। अब वह दिन दूर नहीं जब संगणक के वे सारे काम करने लगेगा जो मनुष्य कर रहा है।
वैसे अधिकांश कार्य आज रोबोट कर ही रहा है। इस तरह से आपका यह निबंध हुआ। इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, मेरा प्रिय हिंदी लेखक, विवरणात्मक या चरित्रात्मक निबंध। हिंदी में अनेक महान लेखक हैं विबिंदी। सबकी अपनी अपनी हाइफन विशेषताएं हैं, किंतु इन सब में मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। नाम है उनका प्रेमचंद जी। मुंशी सम्मान से कहा जाता है उन्हें, मुंशी प्रेमचंद जी। कहानीकार प्रेमचंद जी, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर प्रेमचंद जी, मुहावरेदार भाषा के लेखक प्रेमचंद जी, महिला सशक्तिकरण के प्रणेता प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी लोक जीवन के कथाकार हैं, कहानीकार हैं। किसानों, हरिजनों और दलितों के जीवन पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। किसानों के दुख और उनके जीवन संघर्ष, उन पर ज़मींदारों, लैंडलॉर्ड्स के होने वाले जुल्म आदि का उन्होंने स्वाभाविक ढंग से पढ़े लिखे समाज के सामने उस वर्णन को रखा है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ सरल, सरस और मार्मिक हैं, मन को छू लेने वाली, हृदय स्पर्शी, मार्मिक हैं। कफन कहानियों के नाम हैं इनके। बोध, ईदगाह, सुजान भगत, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े गढ़ की बेटी, दूध का दाम, पूस की रात आदि कहानियों में प्रेमचंद जी की स्वाभाविक और रोचक शैली के दर्शन होते हैं। उनके उपन्यास भी बेजोड़ हैं। गोदान नामक उपन्यास तो किसानों के जीवन का महाकाव्य ही है। गबन उपन्यास में मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के समाज का मार्मिक, हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि उपन्यासों में, उपन्यास नॉवेल मराठी में कादम्बरी में प्रेमचंद जी और उनकी कला को अमर बना दिया है। प्रेमचंद जी का चरित्र चित्रण, कैरेक्टराइजेशन वे बहुत ही अनोखा करते हैं। चलती फिरती मुहावरेदार भाषा उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। गांधी जी के विचारों का प्रेमचंद जी पर बड़ा भारी असर पड़ा है। प्रेमचंद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का महान संदेश है, हमारे सामाजिक जीवन के आदर्शों का निरूपण है, देश प्रेम के आदर्शों की झलक है। उनकी कलम जाति पाति, कास्टिज्म, जाति ती पहला, या ऊंच नीच के भेदभाव या प्रांतीयता, रीजनैलिटी आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने की सदा कोशिश करती रही हैं। साहित्य सृजन यानी लिटरेचर लिखना के द्वारा वे हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे हैं। प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं लगभग संख्या में 300 हैं और उन 300 कहानियों को मानसरोवर खंड 1 से 8 वॉल्यूम 1 to 8 में प्रकाशित किया गया है, संकलित किया गया है। इनके उपन्यासों की संख्या लगभग 16 है। इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है जो कि अधूरा था, जिन्हें उनके पुत्र अमरनाथ जी ने लिखा है, अमृत राय जी ने लिखा है, अमरनाथ नहीं, अमृत राय जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय, जन्म का नाम। वे उर्दू भाषा में लिखते रहे नवाब राय के नाम से। सोजे वतन पुस्तक अंग्रेज़ों द्वारा बैन कर दिए जाने पर उन्होंने उर्दू में लिखना बंद करके हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखा और हिंदी साहित्य में एक प्रेमचंद युग शुरू हुआ। ये हिंदी के लिए वरदान रहा। लोक जीवन में ऐसे महान कथाकार और सच्चे साहित्यकार प्रेमचंद जी यदि मेरे प्रिय लेखक हों तो भला इसमें क्या आश्चर्य। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक की आत्मकथा। याद रखिएगा बच्चों, जब भी कभी आत्मकथा लिखेंगे तो हमेशा लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, मैं बन के लिखना है, माई सेल्फ। और लिंग का ध्यान रखिए, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो हम स्त्रीलिंग के रूप में लिखेंगे। मेरी नीली जिल्द बाइंडिंग पेज, ऊपर का जो कवर है फ्रंट पेज पर अंकित सुनहरे अक्षर देखकर मेरा जीवन वृत्तांत, जीवन की कहानी सुनने के लिए आप सब बहुत उत्सुक हो रहे होंगे, एक्साइटेड। तो सुनिए, मुझे यह सुंदर शरीर और मनोहर रूप प्रदान करने का श्रेय, क्रेडिट, सम्मान मेरे प्रकाशक को है। प्रकाशक, पब्लिशर। एक अध्ययनशील पढ़ाकू व्यक्ति ने मुझे तैयार किया था। उन सज्जन को विद्यार्थी जीवन से विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने का शौक था। उनकी एक और विशेषता थी, वे प्रत्येक पुस्तक से प्रेरक एवं प्रभावोत्पादक यानी इफेक्टिव
वाक्य तथा कविता की पंक्तियाँ एक कॉपी में लिख लेते थे। धीरे धीरे उनके पास सुभाषितों, कोटेशंस का एक बड़ा सा संग्रह तैयार हो गया। उसी संग्रह में से छाँट कर मेरा निर्माण किया गया, छाँट कर चुन चुन कर, और नामकरण किया गया सुभाषित रत्नावली। इसके बाद उन्होंने मुझे एक प्रकाशक महोदय को सौंप दिया। प्रकाशक महोदय ने मुझे छापा, सजा धजा कर मनोहर रूप प्रदान किया और कुछ ही समय के भीतर मेरी हजारों प्रतियां, कॉपीज बेच डाली। उन्हीं प्रतियों में से मैं एक हूं। आपके पिताजी ने मेरा मनोहर रूप देखकर मुझे खरीदा था। जब उन्होंने मेरे सुभाषित पढ़े तो उनका आह्लाद, उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ गई। उनकी देखरेख के फलस्वरूप ही मेरा रूप रंग आज भी पूर्ववत पहले की तरह ज्यों का त्यों बना हुआ है। यों तो मैं सुभाषितों का संग्रह मात्र हूँ, किंतु ये सुभाषित कई महान हस्तियों के अमूल्य, महापुरुषों के महान विभूतियों के अमूल्य अनमोल उद्गार हैं, विचार हैं, कथन हैं। मेरे कुछ पृष्ठ पन्ने पलटते ही तुम्हें इस बात की प्रतीति, एहसास हो जाएगा, जब लोग उद्विग्न या उदास होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी, हताश, निराश, उदास होते हैं, तब मुझे उठाकर वे मेरे पन्ने पलटने लगते हैं और फिर कोई प्रेरणादायक सुभाषित पढ़कर शक्ति और उत्साह से भर उठते हैं, प्रेरित होते हैं। जब मैं देखती हूँ स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग है, कि मैं लोगों के लिए रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की तरह प्रेरणा स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा की स्रोत बन चुकी हूँ, तब मुझे परम सुख होता है, सबसे अधिक सुख होता है। एक दिन मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। आपके पिताजी की अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में, एक छोटे बच्चे ने मुझे अलमारी से निकाल लिया। तत्पश्चात उसके बाद पिताजी की नकल करते हुए शॉल ओढ़कर और मुझे गोद में लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय उसकी छोटी बहन भी वहाँ आ पहुँची। दोनों मिलकर तेजी से मेरे पन्ने पलटने लगे। मुझे डर लग रहा था कि आज मेरा अंग भंग होकर ही रहेगा। अंग भंग होना, अंग टूटना, अर्थात मैं पुस्तक हूँ तो मेरे पन्ने मेरे अंग हुए। आज मेरे पन्ने फाड़ दिए जाएंगे, लगभग फट ही जाएंगे, जितनी असावधानी से मुझे वे पलट रहे हैं। इतने में सौभाग्य से उनकी माताजी वहाँ आ गई। मेरी दुर्दशा होते देखकर उन्होंने उन दोनों को डांटा और मुझे उनके हाथों से लेकर फिर से अलमारी में रख दिया। आज भी उस घटना की याद आने पर मैं कांप उठती हूँ, भयभीत हो जाती हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशालिनी मानती हूँ कि एक सहृदय स्वामी ने मुझे अपने संग्रहालय में आश्रय दिया। बच्चों, इस निबंध को और भी अच्छा आप लिख सकते हैं, इसी आधार पर लिख सकते हैं। कम से कम ऐसा तो लिखना है। इसके बाद आपको कुछ स्वाध्याय है और भी बहुत सारे निबंध। उनके लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आप इस निबंध की पुस्तिका की मदद लेंगे और इससे अधिक से अधिक निबंध बारंबार पढ़ेंगे, खासतौर से विचारात्मक और आत्मकथनात्मक। और सारे निबंध आप बार बार पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे। उनमें से चुनिंदा निबंधों को लिखने का प्रयास बाद में हम करेंगे। पहली प्राथमिकता है इन्हें बार बार पढ़ना, ताकि वे आपकी भाषा शैली बन जाएं, रटा हुआ न लगें, थोपा हुआ न लगें, धारा प्रवाह लगें। और उन शब्दों में, उन वाक्यों में जहाँ कहीं भी आपको संदेह उपस्थित होता हो, उसे अंकित करें, अधोरेखांकित करें और फिर क्लास में मुझसे संपर्क करें और अपने संदेह निवारण कर इस विचारों को, इन पंक्तियों को, इन वाक्यों को अपनी लेखनी में आत्मसात करें, अपने लिखने का हिस्सा बनाएं। इस तरह से हम राइटिंग स्किल, रचना विभाग के इस भाग को यहाँ विराम देते हैं। इन्हीं के अगले भाग में हम और गहराई से निबंधों और गहराई से पत्र, कहानियों, आकलन, विज्ञापन पर चर्चा करेंगे। फिलवक्त अभी के लिए प्रारंभिक चरण में परिचय के रूप में रचना विभाग के इन 3 भागों को हम राइटिंग स्किल का पार्ट 1 मानेंगे और फिर अगले भाग में हम इसके एडवांस लेवल पे चर्चा करेंगे। हम और कुछ विशेष उदाहरणों से इसको और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप पढ़ते रहिएगा, इसे दोहराते रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।